हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है एटोमेटिक हैबिट। चैप्टर 4। वह व्यक्ति जो सही नहीं दिखता था। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लेन ने एक बार मुझे एक कहानी बताई। ये कहानी एक महिला की थी जो पारिवारिक आयोजन में शामिल हुई थी। उसने कई वर्ष तक पैरामेडिकल स्टाफ में काम किया। उस आयोजन में उसने अपने ससुर को देखा और बेहद चिंतित हो गई। महिला ने कहा, आप मुझे ठीक नहीं देख रहे हैं। उसके ससुर पूरी तरह अच्छा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने इतिहास में उत्तर दिया, अच्छा, मुझे भी आप ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन महिला ने जोर देकर कहा, नहीं, आपको अभी अस्पताल जाने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए सर्जरी हो रही थी। जांच में पता चला कि किस व्यक्ति की एक बड़ी धमकी में ब्लॉकेज था और उनकी तत्काल दिल का दौरा पड़ने का खतरा था। अपनी पुत्र वधू के सहज ज्ञान के बिना उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने क्या देखा? कैसे उसे समझ में आया कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो है और दिल का दौरा पड़ने वाला है। जब प्रमुख धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, तब शरीर त्वचा की सतह के निकट गुणों भागों में दूर महत्वपूर्ण अंगों के रक्त भेजने का फोकस करता है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरे पर रक्त के संचार का पैटर्न बदल जाता है। कई वर्षों तक हॉर्टन के मरीजों के साथ काम करते हुए उस महिला में अनजाने में ही यह क्षमता विकसित हो गई थी कि वह देखते ही वह पैटर्न पहचान लेती। वह यह समझा तो नहीं सकती थी कि उसने अपने ससुर के चेहरे पर क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह की कहानियां अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए, सैन्य विश्लेषण ये आसानी से पहचान सकते हैं कि रडार स्क्रीन पर आने वाली कौन सी विल्प दुश्मन के मिसाइल की है और कौन सी उनकी अपने बेड़े के विमान की है, जबकि दोनों समान गति से आ रहे होते हैं और समान ऊंचाई पर होते हैं और लगभग हर पहलू से रडार पर एक जैसे दिख रहे होते हैं। खाड़ी युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर माइकल रिले ने एक मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देकर पूरे बेड़े को बचा लिया था, जबकि यह रडार पर उनके अपने विमान जैसे ही दिखाई दे रहा था। उन्होंने उचित फैसला लिया था, लेकिन उनके आला अफसर से भी ये नहीं समझा सके कि उन्होंने ये कैसे कर दिखाया था। म्यूजियम के कंप्यूटर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे आसानी से किसी प्रमाणित कलाकृति और चतुराई से तैयार की गई नकली वस्तु में अंतर बता देते हैं। यद्यपि वे सटीक रूप से ये नहीं बता सकते कि किस जानकारी से वे ऐसा करते हैं। अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट मस्तिष्क का स्कैन होने पर पहले ही बता देते हैं कि किस ओर ट्रैक हो सकता है, जबकि अप्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट को ये चिन्ह नजर नहीं आते। मैंने ये भी सुन रखा है कि खूब हेयर ट्रेसर बालों को छूकर पता देते हैं कि उनके पास आई महिला गर्भवती है या नहीं। मानव का दिमाग अनुमान लगाने वाली मशीन जैसा होता है। ये सतत रूप से आपके आसपास के वातावरण में आने वाली जानकारियों के ग्रहण करता है और उनका विश्लेषण करता है कि जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में रही उस महिला ने चेहरे के दिल के दौरे का अनुमान लगा लिया था। सैन्य विश्लेषण ने रडार पर मिसाइल होने की घोषणा कर दी थी। वैसे ही आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण बातों को संज्ञान में लेना शुरू कर दिया था। विवरण के छटाई करके प्रासंगिक संकेतों को रेखांकित करता है और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सूचना का संकलन करता है। पर्याप्त अभ्यास से आप संकेतों के आधार पर किन्हीं परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही आपने इस पर सजगता से विचार न किया हो। आपका दिमाग सतत ही अनुभव से सीखे पाठों की कूटरचा तैयार कर लेता है। हम हमेशा समझा नहीं सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, लेकिन सीखना लगातार चलता रहता है और किसी के स्थिति में प्रासंगिक संकेतों को समझ लेना ही आपकी क्षमता की, आपकी और आदत का आधार होती है।
हम इस बात को कम करके आंकते कि हमारा दिमाग और हमारी देह बिना सोचे कितना कुछ कर सकती है। आपको बालों से बढ़ जाने के लिए नहीं कहना पड़ता, दिल को पंप करने के लिए नहीं कहना पड़ता, फेफड़ों को सांस लेने के लिए नहीं कहना पड़ता और ना ही पेट को पचाने के लिए कहना पड़ता है। फिर भी आपका शरीर ये सब आसानी से ऑटो पायलट मोड पे करता है। आप अपने सच्चे शरीर से कहीं अधिक हैं। भूख लगने के बारे में सोचें। आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कुकीज़ देकर ही समझ में आए कि आपके खाने का समय हो चुका है। भोजन की इस इच्छा को भूख बिना सजगता के चलते रहते हैं। आपकी देह में कई तरह के फीडबैक लूप्स होते हैं जो आपको उस समय सजग करते हैं जब फिर से खाने का समय होता है। ये उस पर ही नज़र रखते हैं, आपके आसपास और भीतर चलता रहता है। हमारी आदतों का ये सबसे अधिक चकित करने वाला नज़रिया है। किसी आदत के संकेत के लिए सजग होने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोई अवसर समझ लेते हैं और बिना सजगता से इसके लिए काम करने लगते हैं। इससे उपयोगी आदतें बनती हैं। इसी कारण ये खतरनाक भी हो जाती हैं। जैसे ही आदतें बनती हैं, आप स्वचालित और अचेतन दिमाग के निर्देशन में काम करने लगते हैं। आपकी इस बात का एहसास होने से पहले ही क्या हो रहा है, आप पुराने पैटर्न में डल जाते हैं। जब आपको कोई बताता नहीं है, तब आपको पता चलता है कि जब भी आप हंसते हैं, आप अपना हाथ मुंह पर रख लेते हैं और कोई प्रश्न पूछने से पहले आप क्षमा मांगते हैं, या फिर आपकी आदत दूसरों के वाक्यों को पूरा करने की बन गई है। आप जितना अधिक इन पैटर्न को दोहराव करते हैं, उतना ही आपको समझ में नहीं आ पाता कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना है कि रिटेल क्लर्क इस बात के लिए निर्देशित था कि जब ग्राहक कोड का बैलेंस पूरा कर ले तो उसका खाली गिफ्ट कार्ड दिया जाए। एक दिन क्लर्क ने लाइन में उन कुछ ग्राहकों को शेष बची नकदी दी जिन्होंने गिफ्ट कार्ड से खरीदारी की थी। जब अगला व्यक्ति आया तो क्लर्क ने ग्राहक का वास्तविक क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, एक कैंची उठाई और पूरा कार्ड ऑटो पायलट मोड में काट दिया। ग्राहक चौंका। उसके पहले कार्ड कट चुका था और क्लर्क को समझ में आया कि क्या हो गया। मैंने अपनी रिसर्च में एक महिला को देखा जो कभी भी स्कूल टीचर रह चुकी थी और बाद में वह कॉर्पोरेट की नौकरी में आ गई थी। उसकी पुरानी आदत छूटी नहीं। वह वयस्कों के साथ काम करने लगी थी, लेकिन फिर भी साथ काम करने वाले बाथरूम जाते तो उनसे पूछ लेती थी कि क्या आपने हाथ धोए। मुझे एक आदमी की कहानी पता चली। उसके कई वर्षों लाइफ गार्ड के रूप में निकले थे और जब मैं वह किसी बच्चे को दौड़ता हुआ देखता था, वह चिल्लाता, पैदल चलो। कुछ समय में संकेत आपको आदतों को बढ़ाते हैं। वे इतने सहज हो जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। किचन के काउंटर पर ट्रीट, पलंग के करीब रिमोट कंट्रोल, जेब में फ़ोन। इन संकेतों पर हमारे प्रतिसाद इतनी गहराई से रच जाते हैं कि ऐसा लगने लगता है कि भीतर से कोई काम करा रहा है। इस कारण हमें व्यवहार में बदलाव की प्रक्रिया सजगता से शुरू करनी चाहिए। प्रभावी तरीके से नई आदतें बनाने से पहले हमें वर्तमान आदतों का प्रबंधन सीखना चाहिए। ये सुनने की बजाय करना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक बार आदत ने जीवन में जड़ बना लेती तो यह ज़्यादातर मामलों में सचेतन और स्वचालित हो जाती है। यदि कोई आदत बिना दिमाग लगाए हो रही है तो आप उसे सुधारने की उम्मीद नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, तब तक वह जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहने लगेंगे। आदतों का स्कोरकार्ड। जापानी रेलवे सिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टमों में शुमार किया जाता है। यदि आप टोक्यो में कहीं ट्रेन से जा रहे हैं तो आप
कंट्रोल में एक विशेष आदत देखेंगे। जैसे हर ऑपरेटर ट्रेन चलाते हैं, वे एक रीति के तहत आगे बढ़ते हैं। इनमें विभिन्न चीज़ों को देखकर कमांड बोलते जाते हैं। जब ट्रेन सिग्नल के पास पहुंचती है तो ऑपरेटर उसके बारे में बताता है और कहता है सिग्नल हरा है। जब भी ट्रेन स्टेशन के बाहर निकलती है तो फिर स्टेशन पर आती है तो ऑपरेटर स्पीडोमीटर की ओर देखकर एकदम सटीक रिपीट बताता है। जब जाने का समय होता है तो ऑपरेटर टाइम टेबल की ओर देखकर टाइम बता देता है। प्लेटफॉर्म पर सभी कर्मचारी इसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन के छूटने से पहले स्टाफ के लोग प्लेटफॉर्म के किनारे को देखकर कहते हैं सब कुछ ठीक है। हर बारीक सूचना की पहचान की जाती है, उसकी तरफ इशारा किया जाता है और उसका नाम जोर से बोला जाता है। इस प्रक्रिया को पाइटिंग और कॉलिंग कहते हैं। यह सुरक्षा तंत्र है जो गलतियां कम करता है। यह महत्वपूर्ण लगता है लेकिन यह बहुत अच्छे तरह से काम करता है। पाइटिंग एंड कॉलिंग ने एक गलतियां 85% और दुर्घटनाएं 30% कम हो गई। न्यूयॉर्क सिटी के MTA सबवे सिस्टम ने एक इसका संशोधित स्वरूप अपनाया है। यह पॉइंट अनोली है और इसके क्रियान्वयन के 2 वर्षों में गलतियों से होने वाली सबवे की दुर्घटनाएं 97% कम हो चुकी है। पाइटिंग एक कॉलिंग बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह सजग होने का स्तर अवेचन आदत से ज़्यादा चेतना की स्तर तक बढ़ा देता है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर अपनी आँखों, हाथों, मुंह और कानों का उपयोग करता है। कुछ भी गलत होने से पहले यह समस्या को बता देता है। मेरी पत्नी भी ऐसा ही करती थी। जब भी हम किसी ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं, वह ज़रूरत की चीज़ों को बोलने लगती है। जैसे मैंने अपनी चाबियाँ रख ली है, मैं अपना वॉलेट रख लिया है, मैं अपना चश्मा रख लिया है, मैंने पति को भी रख लिया है। व्यवहार जितना अपने आप होने लगेगा, हम उसके बारे में सोचना कम करने लगेंगे। फिर अब हम कोई चीज़ हज़ारों बार कर देते हैं तो उसकी अपेक्षा करने लगते हैं। यह मानकर हम चलते हैं कि अगली बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। जो हमने हमेशा किया है, हम उसके इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम स्वयं से उस सवाल करना भी बंद कर देते हैं कि सही है या फिर गलत। कामकाज में कई असफलताएं आत्म-सजगता के अभाव में होती हैं। आदतों को बदलने में हमारी सबसे बड़ी चुनौती उस बारे में जागरूकता कायम रखना है जो वास्तव में कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्यों बुरी आदतों का परिणाम हमें धीरे धीरे भुगतना पड़ता है। हमारे निजी जीवन में भी हमें पॉइंट एंड कॉल का सिस्टम अपनाना चाहिए। यह आदत के स्कोर कार्ड का उद्गम है। मैं अपने व्यवहार के बारे में सजग होने के लिए यह सरल अभ्यास है। इसे स्वयं बनाने के लिए अपनी दैनिक आदतों की एक सूची बनाएं। यह सूची का उदाहरण जहां से आप शुरू कर सकते हैं: उठना, अलार्म बंद करना, फ़ोन देखना, बाथरूम जाना, खुद का वजन लेना, नहाना, दांत साफ करना, दांतों को फ्लॉस करना, डिओडोरेंट डालना, टॉवल सूखने की डालना, ड्रेस पहनना, 1 कप चाय बनाना इत्यादि। एक बार पूरी सूची बन जाए तो हर व्यवहार को देखिए और खुद की पुष्टि, क्या यह अच्छी आदत है या खराब आदत है या न्यूट्रल आदत है। यदि यह अच्छी आदत है तो उसके पास में प्लस लिखिए और यदि खराब आदत है तो माइनस लिखिए। यदि न्यूट्रल आदत है तो = लिखिए। उदाहरण के लिए जो सूची ऊपर दी गई है वह इस तरह से दिख सकती है: उठना = अलार्म बंद करना = फ़ोन देखना माइनस, बाथरूम जाना = वजन लेना प्लस, स्नान करना प्लस, दांत साफ करना प्लस, दांतों को फ्लश करना प्लस, डिओडोरेंट लगाना प्लस, टॉवलेट सूखने डालना = ड्रेस पहनना = 1 कप चाय बनाना प्लस। किसी खास आदत को आप जो भी अंक देंगे वह आपकी स्थिति और लक्ष्य पर निर्भर करेगा। कोई व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वह हर सुबह पीनट बटर के साथ बेगल खाता है, और जो खराब आदत है लेकिन
जो व्यक्ति अपने वजन में इजाफा चाहते हैं और मांसपेशियां बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए व्यवहार अच्छा हो सकता है। आदतों की स्कोरिंग अन्य कारण से भी जटिल होती है। दोनों अच्छी और बुरी आदतों के लेबल मामूली रूप से त्रुटिपूर्ण रहते हैं। कोई आदत अच्छी और बुरी नहीं होती, आदतें बस प्रभावी होती हैं। वे समस्याएं हल करने के लिए प्रभावी रहती हैं और हर आदत किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती है, भले ही वे बुरी आदतें हों। इसलिए तो आप उन्हें दोहराते हैं। इस अभ्यास के लिए आदतों को श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि वे किसी भी प्रकार से लंबी अवधि में आपको फ़ायदा पहुंचाएं। आमतौर पर कहते हैं कि अच्छे आदतों का परिणाम सकारात्मक रहता है, खराब आदतों का परिणाम खराब होता है। वह हो सकता है कि सिगरेट पीने से आपकी तनाव कम हो, लेकिन यह लंबी अवधि में सेहतमंद व्यवहार नहीं रह पाएगा। यदि आपको अब भी ये तय करने में परेशानी हो रही है कि किसी खास आदत की रेटिंग कैसे की जाए, तो प्रश्न मैं यहाँ प्रयोग में लाता हूँ। क्या ये व्यवहार मुझे वह बनने में मदद करेगा जो मैंने बनना चाहता हूँ? क्या यह आदत मेरी इच्छित पहचान के पक्ष में खिलाफ वोट देती है? आदतें जो आपकी इच्छित पहचान को प्राप्त करने के लिए बल देती है, आमतौर पर वह अच्छी होती हैं। आपकी इच्छित पहचान के खिलाफ जा रही आदतें खराब मानी जाती है। यदि आप हर सुबह चॉकलेट खा रहे हैं, तो उसे स्वीकार कीजिए और ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हैं। ये कितना रोचक होगा कि वह इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। यदि आप अधिक खा रहे हैं, तो सिर्फ ये देखिए कि आप अपनी ज़रूरत से कैलोरी खा रहे हैं। यदि आप ऑनलाइन समय नष्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए कि आप जीवन को उस तरह से खर्च कर रहे हैं जिस तरह से आप कभी नहीं चाहते थे। खराब आदतों को बदलने का पहला कदम यह है कि उनसे सावधान रहें। यदि आप समझते हैं कि आपकी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, तो आप जीवन में पेंटिंग एवं कॉलिंग की तकनीकें अपना सकते हैं। जो आप कर रहे हैं, तो तेज़ी से बोलिए कि आप उसे करना चाहते हैं और क्या परिणाम होगा। यह भी बोलिए, यदि आप जंक फूड की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको अभ्यास होता है कि आप कुकी उठाकर खा रहे हैं, तो ज़ोर से बोलिए, मैं इस कुकी को खा रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे खोने से मेरा वज़न बढ़ेगा और सेहत प्रभावी होगी। अपनी खराब आदतें ज़ोर से बोलने पर वास्तविक परिणाम ज़्यादा साफ दिखेंगे। बिना दिमाग लगाए पुरानी दिनचर्या में ढलने की बजाय इससे पहले आम में वज़न भी आता है। ये नज़रिया तब भी उपयोगी होता है जब आप किए जाने वाले कामों की सूची में से किसी एक काम को याद रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस तेज़ी से बोलना है, कल कुछ दोपहर के खाने के बाद डाकघर जाना है। इससे इस बात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप ऐसा करेंगे। आप खुद को ही अपने काम की शुरुआत के बारे में बता रहे हैं। यही असली अंतर लगेगा। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा सजगता से शुरू होती है। पाइंटिंग एंड कॉलिंग और हैबिट्स स्कोर कोड जैसी रणनीतियाँ इस बात पर केंद्रित होती हैं कि आप अपनी आदतों को पहचान करें और उन्हें शुरू करने वाले संकेतों से स्वीकार करें। इससे यह संभव होता है कि आप इस तरह प्रतिसाद करें और आपको लाभ पहुंचाएं। अभ्यास का सार। पर्याप्त अभ्यास से आपका मस्तिष्क उन संकेतों को ग्रहण कर लेता है जो बिना सजगता से सोचे निश्चित परिणामों को पूर्वानुमान देते हैं। एक बार जब हमारी आदत स्वचालित हो जाती है, तो हम उस ध्यान नहीं देते कि क्या कर रहे हैं। सजगता के साथ ही व्यवहार बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने से पहले आपकी पहली आदतों के प्रति सजग रहना होगा। पाइंटिंग और एवं कॉलिंग आपकी सजगता के स्तर को अचेतन आदत से ज़्यादा चेतना की तक ले जाती है। बस आपको अपने काम को बोलने जाना है। हैबिट्स स्कोर कोड एक सरल तरीका है जिससे आप अपने व्यवहार के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं।